बिलाल साहब, एक बार फिर ये 18वीं तरमीम का मामला जो है वो शुरू हो गया है और अब बात ये हो रही है कि 27वीं आइनी तरमीम के दौरान जो 18वीं आइनी तरमीम के तहत NFC अवार्ड और दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी। इंतज़ामी इशूज़ के हवाले से विफाक और सूबों की रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर बात होनी शुरू की। तो हमें समझाएं कि वो आखिर में है क्या। 18वीं तरमीम में यह तय हुआ था कि ये जो तकसीम है इसमें कमी नहीं होगी। आने वाले दिनों में इसमें सूबों का शेयर बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। तो ये अब ये वो पाबंदी है जिसको वो तब्दील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाबंदी ना रहे और नेशनल फाइनेंस कमीशन जो भी तय कर ले हालात के मुताबिक कि ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए या उसको बराबर उसी सतह पर रखा जाए जो पहले थी। तो ये NFC को इख्तियार हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी उसके ऊपर ना हो। तो ये एक्चुअली वो करना चाह रहे हैं और जाहिर है 15 बरस के बाद अहमद बिलाल साहब एक बार फिर ये ख्याल आया है, क्योंकि 18 अप्रैल 2010 को जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी उससे लेकर अब तक जो है, तो वजूहात क्या हैं इसकी, ये रोल बैक करने की जो कोशिश हो रही है उसकी वजूहात क्या है? क्या 15 सालों में जो है वो जो सूबों ने जिस तरह से डिलीवर करना था वो कर नहीं पाया? नहीं, ये वजह नहीं है। ये अगर कोई वजह है तो उसका ताल्लुक मरकज से है, जी। यानी वफाक से है। वफाक को अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल। अपने टैक्सेस में जो वसूली है उसको बेहतर करना चाहिए था। और यही उस वक्त उम्मीद थी जब ये 18वीं तरमीम पास हुई कि वो बढ़ जाएगी तो फिर वफाक के आमदनी में कमी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन वफाक की आमदनी बढ़ने की बजाय कम हुई है। तो उसके नतीजे में हमारे जो वफाक के ज़िम्मे अखराजात हैं कि कर्ज़ों के सूद अदा करने और दिफा के ऊपर खर्च कर दें, वो तो वैसे वैसे हैं, वो तो बल्कि बढ़ गए हैं। और हमारी जो सरहदों पे सूरत हाल है, खा वो इंडिया के साथ हो या अफ़गानिस्तान के साथ हो, वो ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। इसका मतलब यह है कि हमें दिफा पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो पैसे फिर कहीं से तो आने होंगे। कर्ज भी अब लोग नहीं देते आपको ज़्यादा। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो रिकन्सिडर करना चाहते हैं कि सूबों का जो शेयर है वो उसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो आइन के अंदर। नेशनल फाइनेंस कमीशन हालात के मुताबिक उसके अंदर इजाफा करना चाहे या कमी करना चाहे वो कर सके। तो अब ये तो वजूहत जो है। बात समझ में आ रही है बिलाल साहब आपकी इस गुफ्तगू से, कि अब विफाक की पॉलिसियों का जो बोझ है वो सूबे उठाएंगे, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, वफाक और सूबों का जो बोझ है वो असल में कोई अलग अलग बोझ तो नहीं है। ये अगर दिफा ऐसा होता तो फिर विफाक को ऐसा करना ही क्यों पड़ता बिलाल वो साहब? जो वो जो दिफा है वो कोई इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं है, जी। वो तो पूरे मुल्क का दिफा है ना। तो वो सूबों को भी उसके अंदर शेयर करना पड़ेगा। और कर्जों की जो वसूली है, कर्जे होते हैं वो भी पूरे मुल्क के लिए लिए जाते हैं। लेकिन ये एक अरेंजमेंट था वफाक और सूबों के दरमियान कि उनका शेयर अब पहले जो कम होता था 50% से, अब वो बढ़ते बढ़ते 57.5% हो गया है। तो उससे वफाक का काम नहीं चल रहा, उसे हर दफ़ा कर्ज लेना पड़ता है अपना काम चलाने के लिए और सूबों के पास सरप्लस बजट होता है। तो एक बैलेंस वो करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों फरीकों को आपस में एक दूसरे को समझाना चाहिए। देखिए, एक वफाक है और एक सूबे हैं ठीक है। और हमारी पार्लियामेंट में सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो यहाँ पे अगर 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी तो उसका मतलब है कि छोटे सूबे तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी उसको मंजूर करेगी तो ये तरमीम मंजूर होगी। तो लेकिन ये तरमीम जो है महज डिसिप्लिन के तहत नहीं करनी चाहिए, बल्कि समझा देना चाहिए उनका यानी बैठकर इस पर एतमाद में ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि जो है वो लगे कि थोपी जा रही है कोई चीज़। लेकिन नवीद कमर साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ शो पे मौजूद थे और उनका ये कहना था कि NFC पर वो किसी सूरत समझौता नहीं करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यकीनी तौर पर इस हवाले से कोई फैसला भी सामने आ सकता है जो उनकी CEC की मीटिंग है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख़ासतौर पर 18वीं तरमीम को लेकर जो है वो एक खासा हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम मौजूद रहा है हमेशा से, तो अब अगर तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर एक पेज पर नहीं आती तो कैसे होगी ये तरमीम? तो फिर नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है ये ना होने वाली वैसे बिलाल साहब? बिल्कुल,
बिल्कुल। देखिए, हमारे आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी होगी तो इसमें तरमीम होगी। आप ये जोर जबरदस्ती से तो नहीं कर सकते। ठीक है। जोर जबरदस्ती करनी है तो उसका फिर दूसरा तरीका है, वो तो फिर पूरा निज़ाम लपेट देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने इसी निज़ाम के अंदर तब्दीली करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो तो सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से हो सकती है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है कोई ऐसी कन्विंस करें, कोई उनको ऐसी अट्रैक्शन दें जिसके बाद वो इसके लिए तैयार हो जाएं, वो तो फिर जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इसके साथ नहीं होती तो फिर ये नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। उसी वक्त होनी चाहिए जब 2/3 मेजॉरिटी वॉलंटरली पार्टियां उसके लिए तैयार हों वोट देने के लिए। बिल्कुल बिलाल साहब, आपने सही कहा है कि कोई अट्रैक्शन देनी पड़ेगी तमाम सियासी जमातों को अगर अपनी बात मनवानी है विफाक को। लेकिन अब ये भी बताएं कि अगर आबादी का सब्जेक्ट दोबारा से विफाक के पास वापस आ जाता है तो इसके क्या मुमकिन नुकसानात हो सकते हैं, और क्या फिर आबादी की बुनियाद पर NFC अवार्ड तकसीम करने का सारा कंट्रोल जो है वो विफाक के पास जाएगा? मेरे ख्याल में ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट वफाक के पास नहीं जाना चाहिए, जी। ना तालीम का और ना ये आबादी का। उसका वो पार्ट, मिसाल के तौर से तालीम में कहा जाता है कि निसाब में, कोई पढ़ाई में, सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो उस यूनिफॉर्मिटी का जितना ताल्लुक है वो वफाक के ज़िम्मे किया जा सकता है, और बाकी जो तालीम का निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन है वो वफाक के लिए प्रैक्टिकल नहीं है पूरे मुल्क के अंदर करना, वो सूबों को ही करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। उसका जो ब्रॉड प्लानिंग है उसके अंदर वफाक को कुछ हिस्सा दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में यही होगा अल्टीमेटली। पूरे का पूरा तालीम का सब्जेक्ट वफाक को देना वो ना प्रैक्टिकल है ना ये मुनासिब है। अच्छा, बिलाल साहब, आपका बड़ी गहरी नज़र रही है और आप खुद इसकी बहुत सारे जो मामलात हैं उसका हिस्सा भी रहे हैं कि जो सिंगल करिकुलम के हवाले से एक पूरी कैंपेन चली थी, सूबों को साथ मिला के विफाक में, यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, आप खुद भी उन मीटिंग्स में बहुत सारी में शामिल रहे हैं, तो क्या सूबे जो है वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? सिंगल करिकुलम के ऊपर जो बात हुई, जो फैसले हुए, उसके ऊपर हमें उस तरह से अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये जो तब्दीली है उसकी एक वजह वो भी हो सकता है? देखिए, हम थोड़े से शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी। जमहूरियत में बाज़ात लोगों को मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। तो ये इसलिए जमहूरियत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, फौरी तौर पे हथेली पे सरसों नहीं जमती। तो ये अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो आप सूबों को कन्विंस करें। ठीक है। सूबों को कन्विंस करने के बाद ही ये यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अभी आईनी तरमीम करके उनका ख्याल ये है कि यूनिफॉर्मिटी मरकज़ में बैठे हुए चंद लोग वो यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर कर लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश है। तो किसी हद इंश्योर तक तो हो जाएगा, लेकिन अमल दरामद हो सकेगा, उसमें क्या रुकावटें आपको दिखाई देती हैं? मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल रास्ता ये होगा कि उसका कुछ पार्ट शायद मरकज़ को देने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए, लेकिन पूरे का पूरा तालीम का सब्जेक्ट ही वफाक के सपुर्द कर दिया जाए या आबादी का वफाक के सपुर्द कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार होगी, और वैसे भी ये कोई बहुत मुनासिब नहीं है। अब आबादी के सब्जेक्ट पे भी यही सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? आबादी का तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि उनका क्या जस्टिफिकेशन क्या है उसको मरकज़ के तहत लाने के लिए। अगर आप इस तरह हर सब्जेक्ट को लाना शुरू कर देंगे तो फिर सेहत को भी ले आइए, फिर आप और भी बहुत से मामलात हैं। मकामी हुकूमतों का निज़ाम भी आप चाहेंगे कि यूनिफॉर्म कर दिया जाए, सारे सूबों में एक जैसा निज़ाम हो, तो उसके लिए मरकज़ के तहत होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट वैलिड नहीं है, और हर चीज़ में यूनिफॉर्मिटी होना भी ज़रूरी नहीं होती। हर सूबा अपने हालात के मुताबिक चीज़ों को किसी हद तक उसको वेरिएशन करने की आज़ादी होनी चाहिए। दुनिया में यही होता है। अच्छा बिलाल साहब, ये भी बताइए कि अगर 27वीं आईनी तरमीम की शिकों की बात की जाए तो सूबों और विफाक के रिलेशनशिप NFC अवार्ड के तनाजुर में तब्दील होते हैं और फिर इसके मुमकिना असरात भी होते हैं। अब 18वीं आईनी तरमीम के तहत आबादी की बुनियाद पर जो है वो शेयर मिलना था, अब इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड था जिसके तहत अभी सूबों को शेयर मिल रहा है, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो सिर्फ आबादी की बुनियाद पे नहीं है। अच्छा। वो उसके अंदर 3-4 चीज़ें फार्मूले में शामिल की गई हैं। मसलन ये कि कोई सूबा कितना रेवेन्यू इकट्ठा करता है, जनरेट करता है,
वो सूबा सिंध का बहुत मुतालबा था कि कराची से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसको उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो वो भी फार्मूले में शामिल किया गया। फिर ये था कि बलूचिस्तान का एरिया बहुत बड़ा है, जी। आबादी थोड़ी है, तो उसकी जो एरिया है यानी इन्वर्स डेंसिटी रेशो, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। फिर यह कि कोई सूबे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, कुछ ज़रा कम तरक्की याफ्ता हैं, तो वो जो उनकी जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है उसको भी शामिल किया गया इसमें। तो चार चीज़ें शामिल करके फिर ये इनके लिए फार्मूला बनाया गया। तो फार्मूले में तो मेरे ख्याल में कोई तब्दीली गालिबन मकसूद नहीं है, लेकिन जो उस फार्मूले के तहत जो फार्मूले से पहले जो सूबे और मरकज़ का जो शेयर होता है जी। उसके ऊपर तब्दीली करना मकसूद है, इस हद तक कि उसकी पाबंदी ना रहे आइन की उसके ऊपर, बस नेशनल फाइनेंस कमीशन को इख्तियार हासिल हो जाए। बाकी सूबों में जो तकसीम होती है, जी। यानी सूबों को जो मिल जाएगा शेयर कि अच्छा जी तमाम सूबों का शेयर अब ये है, लेकिन अब उसको पंजाब को कितना मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा को कितना मिलेगा, बाकी को कितना मिलेगा,